हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको क्लास 12 पूरे हिंदी के 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ के जाते हैं और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे ना, तो 24 फरवरी को आप हिंदी में 100 में 95 प्लस तो लेकर आएंगे ही आएंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि 2025 में हमारी 95% प्लस की गारंटी है। पूरे बुक का निचोड़ मैं लेकर आया हूं, मतलब कौन कौन से गद्यांश पढ़ने, पद्यांश पढ़ने हैं, कहानी पढ़नी है, जीवन परिचय, कौन सा खंड काव्य कौन सा पढ़ना है, हिंदी संस्कृत के गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, पत्र कैसे लिखना है, निबंध कौन से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा या आपने पढ़ा भी है तो भी इस वीडियो को जरूर देखना। इससे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला और अब की बार तो हम माहौल बदल देंगे। इस बार हम एग्जाम में जाएंगे और कॉपी में लिखकर अच्छे से आएंगे, 95 प्लस लेकर आएंगे। हिंदी में वैसे कोई भी टीचर हो, हिंदी में सब बता देंगे भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है हिंदी में ज्यादातर टॉपिक फिक्स होते हैं। देखो कुछ फिक्स टॉपिक जो 100% फिक्स टॉपिक है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखो हमारा हिंदी का पेपर जो है आप सभी को पता है 2 खंडों में डिवाइड रहता है। सबसे पहले रहेगा खंड का 50 नंबर का, फिर खंड का 50 नंबर का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खंड का की। देखो यहां पे मैंने खंड का ही पहले रखा है, तो पहले हम खंड का की बात करेंगे। 50 नंबर का पूरे आता है, इसमें क्या क्या रहेगा इसको समझ लो। पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर के। उसके बाद में क्या होगा, हिंदी का गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य रहेगा खंड का में। तो देखो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें, टोटल 10 नंबर का आता है, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य के इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन काव्य साहित्य के इतिहास से आएंगे। मतलब हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी काव्य का इतिहास। ठीक है, दोनों से रिलेटेड 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अब देखो आप लोग कहें सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई भी टीचर हो 12th का वो ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि हाँ बहुविकल्पीय प्रश्न यही वाला पढ़ लो बेटा यही आ जाएगा। देखो गद्यांश में वो बता सकता है हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीवन परिचय तो वो बता ही सकता है, कहानी भी बता सकता है, संस्कृत का पद्यांश भी बता सकता है, लेकिन इसको नहीं बता सकता। वो सब मैं भी अभी आगे बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। तो देखो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न में हिंदी गद्य के इतिहास में जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, कुछ जो विधाएं हैं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इनसे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं हिंदी गद्य के इतिहास में। तो आपके टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आगे भी मैं बताऊंगा। बाकी आप 8-8, 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन जितना हो सके डेली पढ़ें। सोचो अगर आप सिर्फ 10 क्वेश्चन डेली बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हो तो 30 दिन में आप 300 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और 300 क्वेश्चन जो पढ़ लेगा ना उसका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ तैयारी कीजिए। काव्य के इतिहास में देखो आधुनिक काल जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं लिस्ट बना दूंगा टॉप 50 का, वो मैं पहले आपको बता दूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना अगर आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पे। देखो भैया गद्यांश जो है पूरे 10 नंबर का आता है। इसमें होता कुछ नहीं है, एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा किसी चैप्टर का, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। मैं ये आपको बता देता हूं इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके गद्यांश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस चैप्टर का गद्यांश पूछा जा सकता है। 3 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप इन 3 चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लेते हो भाई ना तो समझ लो आपका काम हो गया। देखो
राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इन 3 चैप्टर के गद्यांश आपको जरूर से पढ़ लेना है, क्योंकि इन 3 चैप्टर से गद्यांश आता ही आता है। और आपको पता है गद्यांश में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, करना एक ही होगा, तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। बाकी आप कहेंगे सर जी और भी चैप्टर हैं हमारे 12th में, तो देखो उनके पाठ का नाम और लेखक का नाम पढ़ लेना। अगर आपको वो पता है तो आप पहचान जाएंगे, और पहचान गए तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे, क्योंकि गद्यांश में आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो गद्यांश में ही दिया रहता है। अब गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से भगवान जी तो आपको बताएंगे नहीं, मैंने पहले ही बता रखा है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर देखना जाकर, या फिर आप क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर सर्च करना, आपको पूरा मैराथन क्लास मिल जाएगा, पूरा मतलब 1-1 घंटे की क्लास, तो उसको जाकर आप लोग देख लेना। तो देखो गद्यांश वाला समझ में आ गया, इन 3 चैप्टर के गद्यांश आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं मेरे भाई पद्यांश की, ये भी 10 नंबर का आता है, वैसे इसमें भी रहेगा, मतलब हिंदी पद्य के चैप्टर का आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। अब इसके लिए 5-6 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मैंने क्यों रखा है, देखो हिंदी गद्य में चैप्टर की संख्या कम है इसीलिए मैंने 3 बताया, हिंदी पद्य में चैप्टर की संख्या ज्यादा है तो इसीलिए मैं 5 चैप्टर बता रहा हूं। देखो पवन दूतिका चैप्टर के जितने भी पद्यांश है उसको पढ़ लेना, आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि ये गद्यांश नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा हिंदी मीनिंग समझोगे, भाव को समझोगे, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत महादेवी वर्मा जी का और नौका विहार, इन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लोगे ना 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता मेरे भाई, 10 नंबर कोई नहीं काट सकता। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु, महादेवी वर्मा जी की गीत और सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार, इन चैप्टर को पढ़ लो पद्यांश के लिए, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, तो इसको जरूर आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब जीवन परिचय पे हम लोग आएंगे, लेखक का साहित्यिक परिचय, जो साहित्यिक परिचय आता है ना लेखक और कवि का 5-5 नंबर का, यानी कि टोटल 10 नंबर का, ये भैया फिक्स होता है, ये 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का, ये 101% मैं मानता हूं कि बेटा फिक्स है आपका, ये ऐसा टॉपिक है जो फिक्स होता है। अभी मैं लास्ट में 100% जो फिक्स टॉपिक है उन पर भी डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अब समय नहीं है मेरे यूपी योद्धाओं, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, जो टाइम है उसको गोल्डन टाइम हम बनाएंगे, आपके ऊपर सब है। आप चाहें तो इसी समय को सोना बना दें और चाहो तो इसी समय को सोने में गुजार दो, ठीक है। तो आप लोग समय को सोना बनाओ, सोने में मत गुजारो, ठीक है। चलो, तो लेखक का साहित्यिक परिचय, इसमें 3 लेखक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो जी सुंदर रेड्डी। अगर इन तीनों का आप साहित्यिक परिचय पढ़ लोगे ना भैया 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप कहेंगे सर जी बताएगा कौन, तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देखना भैया, तीनों के तीनों मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक। तो इन तीनों को आप तैयार कर लो। कोई स्टूडेंट कमेंट करेगा सर और भी लेखक हैं, देखो 1-2 लेखक जो और हैं अगर उनका भी पढ़ लेते हो तो आपको ही फायदा होगा, लेकिन ये 3 आप बिल्कुल मत मिस करना, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। अब कवियों पे चलते हैं। अब देखो लेखक की तरह ही कवि का भी साहित्यिक परिचय आएगा, तो कवियों में भी मैं 3 को बता देता हूं। देखो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चूंकि इसमें कवि ज्यादा हैं तो आप मैथिली शरण गुप्त जी को भी पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। महादेवी वर्मा जी भी हैं, तो आप एक एक नजर सबको पढ़ लेना, मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी ये तीनों तो इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के जगह पर आप मैथिली शरण गुप्त भी कर सकते हैं, इन्हीं तीनों में से ज्यादातर जीवन परिचय आने के चांसेज हैं, तो इन तीनों को बिल्कुल से आपको तैयार करके जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी, ये भी भैया 110% फिक्स होता है, 100% में 110%। देखो कहानी जो आती है 5 नंबर की आपके एग्जाम में आती है, 5 नंबर की, इस कहानी को अगर आप लोग पढ़ लोगे ना तो कहानी बन जाएगी आपकी भी। देखो 3 कहानी है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, बस 3 पढ़ दो। वैसे लाटी भी है, लेकिन अगर आप इन्हीं 3 कहानी के
सारांश और उद्देश्य को पढ़ लेते हैं। देखो कहानी में दो चीजें होती हैं, एक होता है कहानी का सारांश और दूसरा होता है इसका उद्देश्य। अगर आप दोनों पढ़ के जाओगे ना इन तीनों कहानी की, तो आपकी भी कहानी बन जाएगी, मतलब आप भी टॉपर लिस्ट में आएंगे। देखो कहानी पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानी को आप पढ़ लो। देखो कहानी याद नहीं की जाती, आप एक नजर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, कहानी होती ही ऐसी है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानी को आप पढ़ लेना, ये 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ना, ठीक है, याद नहीं करना है, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। चलो इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा खंड काव्य, 5 नंबर का ये भी रहेगा खंड काव्य। अब ये इकलौता ऐसा टॉपिक है ना जो जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं तो कोई गोंडा से है, कोई फैजाबाद से है, कोई मतलब अयोध्या से है, कोई सहारनपुर से, कोई कहीं से है, ठीक है, बस्ती से है। तो मतलब ये जिला वाइज होता है। कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ में सत्य की जीत, कुछ में रश्मि रथी, कुछ में आलोक वृत्त, कुछ में त्यागपथी, कुछ में श्रवण कुमार। तो ये जिला वाइज होता है। बाकी सारे टॉपिक सेम होते हैं, लेकिन ये जैसे मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, मतलब कई जिलों को ग्रुप में रख दिया गया है। कुछ जिलों में सत्य की जीत होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा, आलोक वृत्त, त्यागपथी, श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हैं मेरे भाई, और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना, थोड़ा सा हम भी जान जाएं, ठीक है, ताकि हम आपको बता सकें। जिसको नहीं पता है वो अपने जिले का नाम कमेंट करना, जिसको पता है वो अपने खंड काव्य का नाम कमेंट कर देना, ठीक, बस हो जाएगा। तो 50 नंबर का हमारा पेपर कंप्लीट हुआ, जिसमें 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, 10 नंबर के गद्यांश, 10 नंबर के पद्यांश, 10 नंबर के जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल मिलाकर 50 नंबर आपका हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग खंड खा पे। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर क्या क्या आप पढ़ो। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर जी क्या पढ़ना है, वो भटकते रहते हैं इधर उधर, सब पढ़ते हुए चले जाते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ते चले जाते हैं। तो यहीं पे गलती होती है, क्योंकि तैयारी दो तरीके से होती है। एक तो हार्ड वर्क, एकदम बैलों की तरह काम करना, एक स्मार्ट वर्क, मतलब कम टाइम में ज्यादा तैयारी हो जाना। तो आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, आपके हेल्थ के लिए। संस्कृत गद्यांश पे हम आए हैं। खंड खा में सबसे पहले संस्कृत गद्यांश आएगा, पूरे 7 नंबर का आएगा। 3-4 चैप्टर में बता रहा हूं आपको, जिसको बिल्कुल से तैयार कर लेना। देखो जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्तम, महामना मालविया, और एक है पंचशील सिद्धांत। ये 4 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते, मतलब इस 4 चैप्टर को आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हैं, 7 नंबर कोई नहीं काट सकता। क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ये वाला नहीं पता तो आप वो वाला कर लो, वो वाला नहीं पता तो ये वाला कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 चैप्टर और जो हैं उनको भी पढ़ लोगे तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है ना जिसमें ज्यादा मात्रा में करने से आपको नुकसान नहीं होता, बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो ये 3-4 चैप्टर मैंने बताया गद्यांश के लिए, जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्तम, महामना मालविया और पंचशील सिद्धांता। इनको प्रिपेयर कर लेना, इनका हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है, नंबर आपको भर भर के मिलेगा। संस्कृत पद्यांश या श्लोक की बात करें, 7 नंबर का आता है, ये मैं कहूंगा 100% फिक्स होता है, 100% फिक्स है। क्यों फिक्स होता है ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि श्लोक जो है ना पद्यांश, ये आपका सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है, इसी चैप्टर में सारे श्लोक को दे दिया गया है। तो अगर आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक का हिंदी मीनिंग के साथ आप हिंदी मीनिंग कर लेते हैं ना, तो आपका 7 नंबर कंप्लीट। हाँ मैं ये भी मानता हूं कि 1-2 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे जातक कथा है, महामना मालविया है, ऐसे 1-2 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक सिर्फ दिया है, सिर्फ एक श्लोक, तो आप उसको भी पढ़ लेना। तो अगर आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ते हैं, जातक कथा चैप्टर का श्लोक एक पढ़ लेते हैं, महामना मालविया का एक श्लोक पढ़ लेते हैं, तो आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो अगर एक चैप्टर पढ़ने से आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो उस चैप्टर को ना पढ़ना चाहेगा? बिल्कुल पढ़ना चाहेगा, क्योंकि एक श्लोक पढ़ने से 7 नंबर उसका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग प्रिपरेशन इसका कर लेना, ठीक। अब ये हमारा संस्कृत हो गया। अब चलते हैं भैया हिंदी व्याकरण के पोर्शन पे। देखो
इसमें सबसे पहले बात करें तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां आती हैं। ये बहुत इजी होता है। मतलब 4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक करना होगा, मतलब किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग आपको करना होगा। इसमें कुछ खास नहीं होता है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं देने वाला, ठीक है। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है, 5-5, 10-10 क्वेश्चन अगर आप डेली पढ़ते हैं ना मुहावरे एवं लोकोक्तियों के, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं ना, तो आप परफेक्ट बनेंगे, आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। तो बस आप क्वेश्चन, जो चीजें फिक्स नहीं है उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आपका वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में आपठित गद्यांश एक टॉपिक है, 5 नंबर का ये आता है। मतलब देखो, एक आपको आपठित गद्यांश दिया जाएगा जो आपके हिंदी के चैप्टर से नहीं होगा, बाहर से आपको दिया जाएगा। आपठित का मतलब ही होता है जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। तो आपठित गद्यांश एक दिया जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2-2 नंबर और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर आपको टोटल दिया जाएगा, ठीक ठीक है। और इसमें कुछ होता नहीं है, आपको करना क्या है, जैसे गद्यांश आपको दिया गया, उसके नीचे 3 क्वेश्चन जो रहेंगे, तीनों का आंसर उसी गद्यांश में मिलेगा। आपठित गद्यांश में आपका भैया 5 नंबर कंप्लीट रहेगा। बस ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा, ढूंढने का टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये बहुत ईजी होता है। अब आप कहेंगे सर जी लाइव दिखा देते मजा आ जाता। भैया मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने आपको मैराथन क्लासेज ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो काहे को देरी, काहे को हम ना देखें, उसको जाकर देखो, ठीक है। इसके बाद में शब्द युग्म टॉपिक है भैया, 2-2 नंबर के ये सब आते हैं। तो इनके आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कह सकता भैया कि आप यही वाला पढ़ लो यही आ ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2-2 नंबर के आते हैं, तो आप क्या कीजिए 20-20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। 20-30-50 जो भी आप पढ़ सकें, ठीक है, इतना तो कर ही सकते। ये टॉपिक फिक्स है भैया। रस छंद अलंकार 3 चीजें आती है हिंदी व्याकरण में, इसको मैं बता देता हूं। देखो, रस, रस में आप श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये 4 रस अगर आप लोग पढ़ लोगे, 2 नंबर आपका रस का कंप्लीट, ठीक है। खाने वाला रस नहीं बेटा, ये पढ़ने वाला रस है, ठीक है। आगे देखो, छंद में अगर बात करें तो दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, ये अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। मतलब ये इजी टॉपिक है और फिक्स होता है, आपको परिभाषा और उदाहरण देना होता है। अलंकार में 2 नंबर, देखो रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अगर आप इतने अलंकार पढ़ के जाओगे ना, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। तो क्यों ना इसको पढ़ लें, आखिर क्यों हम बैठे रहे ऐसे खाली हाथ, कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। तो अलंकार में ये पढ़ लेना। अब आप कहेंगे सर जी आप बताओ, देखो रस छंद अलंकार तीनों टॉपिक को मैंने 1 वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग जाकर YouTube पर सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। देख लोगे भैया तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट का सिर्फ क्लास है, और 15 से 20 मिनट में अगर आपका 6 नंबर कंप्लीट हो रहा है, तो क्यों ना उसको देख लो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। चलो 19 नंबर टॉपिक पे चलते हैं अब हम। पत्र लेखन, ये 6 नंबर का पूरे आता है शायद आपके 12th में। अब पत्र लेखन कैसे कैसे आ सकते हैं वो मैं बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको पत्र लेखन पहले भी बता चुका हूं। देखो, नियुक्ति आवेदन पत्र आपसे पूछा जाता है, मतलब किसी पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र आपको लिखने को दिया जाता है। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, मतलब किसी बैंक से आपको किसी बिजनेस के लिए अगर ऋण लेना है, कर्जा लेना है, तो उसके लिए आवेदन पत्र आपको लिखने को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पुस्तकों की दुकान खोलना चाहते हैं, आपको बैंक से ऋण चाहिए, तो उस पर पत्र लिखना आपको आना चाहिए, आवेदन करना, ठीक है, बैंक मैनेजर से। तो अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, मतलब अपने नगर या गांव की सफाई के लिए आपको प्रार्थना पत्र, अधिकारी संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखने को भी दिया जाता है। तो 3 टाइप के पत्र ज्यादातर आते हैं, तो इन 3 टाइप के पत्र आप लोग पढ़ लेना। कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जाकर देखना जरूर, ठीक है। चलो अपने लास्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, निबंध पे चलेंगे, फिर हम 100% फिक्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखो निबंध में
चार पांच निबंध मैं बता देता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 9 नंबर का निबंध आता है। इसमें देखो, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 निबंध अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि और निबंध आप ना पढ़ें। निबंध में हेडिंग अच्छे से अगर आप डालते हैं ना, तो निबंध आपको लिखना, आप खुद एक राइटर हैं, बस आप हेडिंग लिखना अच्छे से आपको आना चाहिए। आप अगर हेडिंग डालना सीख गए भैया, किसी भी टॉपिक पे निबंध आता है, बिंदास आप लोग लिख कर आओगे बेझिझक। ठीक है, तो ये 5 निबंध तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी निबंध हैं, तो आप हेडिंग डालना सीखिए, निबंध को लिखना सीखिए, क्योंकि जितना अच्छा हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, उतने अच्छे नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस प्रोबेबिलिटी को आपको नहीं खोना है, अब की बार टॉपर बनना है। तो निबंध में कुछ निबंध मैंने बता दिया। अब चलते हैं 100% फिक्स टॉपिक की ओर। देखो, मैंने लेखक के साहित्यिक पर्चे को बताया फिक्स होता है 100%, 5 नंबर। देखो, लेखकों में मैंने बताया था कि आप, हाँ चलो मैं निकाल ही देता हूं। ठीक है, जो मैंने बताया था, देखो लेखकों में वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। अगर इन तीनों के साहित्यिक पर्चों को पढ़ के जाओगे, 5 नंबर कंप्लीट है। 100% फिक्स वाली मैं बात कर रहा हूं। कवि के साहित्यिक पर्चे में आपको 5 नंबर ये भी फिक्स होता है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। अगर इनका आप साहित्यिक पर्चे पढ़ लोगे भैया, 5 नंबर ये भी फिक्स। कहानी में भी मैंने बताया था, अगर कहानी बनानी है तो आपको 2-3 कहानी तो पढ़ के जाना पड़ेगा, जैसे पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। इनको पढ़ लो भैया, 5 नंबर ये भी कंप्लीट फिक्स होता है। खंड काव्य तो आपके जिले में जो है उसको पढ़ लोगे, वो तो 100% फिक्स होता ही है। संस्कृत पद्यांश या श्लोक मैंने बताया, सुभाषित, रत्नानी चैप्टर के श्लोक पढ़ लो, 1-2 श्लोक और जो है उनको पढ़ लो, 7 नंबर ये भी फिक्स। रस छंद अलंकार में मैंने बताया, कुछ रस कुछ छंद कुछ अलंकार पढ़ लो, 6 नंबर ये भी फिक्स। 100% फिक्स टॉपिक की बात करें तो 5 5 10 5 15 5 20 7 27 6 33 नंबर के टॉपिक आपके 100% फिक्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं सर मैं पास ही नहीं हो सकता, यही टॉपिक पढ़ लोगे आप पास हो जाओगे। लेकिन मैं पास होना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए टॉपर बनने का। हमेशा अपने टारगेट को ऊपर रखो, हमेशा अपनी प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखो। ठीक है, क्योंकि टारगेट हमारा, ड्रीम हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।